ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आप सबका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं इस पॉडकास्ट को होस्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम अनमोल प्रीतम है और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे दो ब्रिलियंट कलीग बसंत कुमार और शिव नारायण। बसंत कुमार और मैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के अपनी रिपोर्टिंग के एक्सपीरियंस और नतीजों के बाद जो एनालिसिस आई उसका जो असर रहा उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और इन तमाम चुनावी सोर्स से बीच शिव नारायण ने एक बहुत ही शानदार स्टोरी की है जो कि है अयोध्या से, जहां पर आर्मी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच आर्मी के बफर जोन को लेकर एक लीगल बैटल चल रहा है। वो ज़मीन है जो राम मंदिर से करीब 6 किलोमीटर दूर है और उस ज़मीन का कुछ हिस्सा अडानी समूह के कुछ सहयोगी लोगों के पास, उनसे जुड़े लोगों और बाबा रामदेव से जुड़े लोगों और श्री श्री रविशंकर से जुड़े लोगों को बेच दी गई है, जिसको लेकर आर्मी एक लीगल बैटल लड़ रही है यूपी गवर्नमेंट से। उस पर इनकी स्टोरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे और चुनाव के बारे में बात करेंगे। और आज हम जिस दिन पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं आज 9 अक्टूबर है और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। और अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस बंगले में रहते थे सीएम आवास में, उसको फिलहाल सील कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को सील कर दिया। तुम्हें क्यों लगता है कि अभी भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के? कुर्सी तो उनकी खाली ही रखी गई है। उस कुर्सी पे तो जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर आती सी वो बैठी भी नहीं। काफी रामायण में दिल्ली चल रहा है। एक हनुमान भक्त ने दूसरे हनुमान भक्त के लिए कुर्सी छोड़ दी है। तो अभी नवरात्रि चल रहा है और इसी बीच तमाम रामायण के किरदार दिल्ली की राजनीति में दिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं हनुमान हूँ, कोई कह रहा है मैं भरत हूँ, कोई कुछ और बन रहा है, कोई लक्ष्मण बन रहा है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। मैंने इनको कहा, भाजपा वाले को जवाब दिया कि आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश करना मत, कोई दुनिया के किसी रावण में ताकत नहीं है कि लक्ष्मण को राम से अलग कर सके। देखिए, जिस प्रकार से भगवान श्री राम के सेवक हनुमान रहे और उन्होंने सारे काम किए, उसी प्रकार से मैं भी केजरीवाल का हनुमान बनकर जितने भी काम पेंडिंग है उन सभी काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब मतलब रामायण के अलग अलग कैरेक्टर हैं, भरत हैं, हनुमान है, सब हैं। लेकिन जब मैं जम्मू में था तो जब मैं वहाँ से स्टोरी कर रहा था तो वहाँ जो मोदी जी के समर्थक आए हुए थे वो ये कह रहे थे कि मोदी जी श्री राम है। मोदी जी की फैन है। हाँ, मोदी जी इज ग्रेट। मैं अपना पूरा जीवन मोदी जी को समर्थन करता चाहता हूँ। क्यों? मोदी भगवान है, श्री राम है। मोदी साहब 16 कला संपूर्ण है और लोगों के दिलों में बसते हैं। 16 कला क्या होता है? 16 कला होता है, हर खूबी उसमें है। खूबियां तो है ही। मोदी जी तो एक सीधा हिंदुस्तान का शेर है, सीधा शिव भगवान है, शिव भगवान के रूप में है। भक्त हैं आप जी पूजा भी करते होंगे फिर? सर वो तो करनी है हमने। हमारे लिए चलो खास नहीं किया कुछ, मैं तो ये बोलूंगी, मगर चलो पैकेज तो इंदिरा जी इसने दिया था, मनमोहन सिंह ने, मगर तब भी तो इसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी हमारे बाहर के जितने भी सुपर पावर्स हैं, अमेरिका देख लीजिए, आप रशिया देख लीजिए, इवन की चाइना देख लीजिए, तो ये सब भारत के प्रधानमंत्री जी से सीख रहे हैं। पाकिस्तान भी मोदी जी का फैन हो गया। अब वो पता क्या कहते हैं मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए। हाँ बिल्कुल बोलते हैं जी, वाह मोदी जी वाह। जिस तरह से हरियाणा में चुनावी नतीजे आए हैं चौंकाने वाले हैं बसंत जी आपके लिए स्पेशली। हाँ, और ना के पीछे जवाब है, क्योंकि ग्राउंड पे जब आप थोड़ा डेप्थ में जा रहे थे तो पता चल रहा था कि उतनी लहर नहीं है जितना हम दिल्ली मीडिया में चल रहा था। और जब दिल्ली हम छोड़ रहे थे तो लग रहा था, लेकिन सेल्फ डाउट होता है कि आप सच है या बाकी दुनिया की जो लोग बात कर वो सच है। और कई बार आप सेल्फ डाउट में अपना जजमेंट छोड़ के जो बाकी चल रहा होता है उससे प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्योंकि आप मतलब जब व्यक्तिगत बात करूं तो मैं कोई चुनाव प्रेडिक्शन तो मैं करता नहीं हूँ, मुझे लगता है रिपोर्टर कर भी नहीं सकता। आप किसी भी इलाके में जाते हैं जहाँ 2.5 लाख वोटर है, वहाँ 50 लोगों से बात करेंगे, 100 लोगों से बात करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे।
तो जब मैं दिल्ली आया तो मुझे पूछा गया, किसी ने पूछा दफ्तर में, तो मैंने कहा कि उतनी लहर नहीं है जो दिल्ली में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी माइक्रो मैनेजमेंट की थी। वो 2-3 उदाहरणों से मैंने बताया, जैसे हिसार का सीट कमल गुप्ता हारने वाले थे, ये चल रहा था ग्राउंड पे, लोगों ने भी मुझे बताया कि कमल गुप्ता हार जाएंगे। उसी बीच हिसार से जो नवीन जिंदल की माँ है, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद है, उनकी माँ निर्दलीय लड़ी, और कल जब नतीजे आए तो उनकी माताजी जितने वोट से जीती थी, सावित्री जिंदल, उतने वोट कमल गुप्ता को मिले हैं। जो उनका जीत का अंतर था उतना वोट उनको मिला है। तो कई जगह बीजेपी ने काफ़ी, अब गोपालकांडा के सीट पर, हालांकि गोपालकांडा हार गए, लेकिन बीजेपी ने अपना समर्थन दे दिया था ताकि उसको एक सीट निकालना था। तो बीजेपी ने काफ़ी मतलब माइक्रो मैनेजमेंट किया था चीज़ों का, और जिसका असर नतीजों पे दिखा। कांग्रेस ने आंकलन किया कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो कितना उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, आप जब अभय इनको दीपेंद्र हुड्डा को सुनेंगे चुनाव प्रचार के दौरान, तो वो बार बार एक बात कह रहे थे, इनका बीजेपी के साथ साठगांठ से आपके बीच में उतारे जाएंगे, साजिश और षड्यंत्र से आपके बीच में निर्दलियों को भेजेंगे, जेजेपी को भेजेंगे, इनेलो को भेजेंगे। ये जो निर्दलीय जेजेपी और इनेलो आपके बीच में आए, आप उनको, कांग्रेस को भी अंदाजा था ये होगा। जैसे आप देखिए कि कई सीटों पे, जैसे उचाना का सीट जहां से दुष्यंत चौटाला भी मैदान में थे, वहां से कांग्रेस हारी है। ये तो बहुत क्लोज, लेकिन जो वहाँ पे व्यक्ति खड़ा था, हालांकि उसके बारे में तो ये कहा जा रहा था कि वो भूपेंद्र हुड्डा के खेमे से हैं और वो टिकट मांग रहे थे और उनको नहीं मिला। तो जो ग्राउंड पे लोग बात कर रहे थे उसके मुताबिक भूपेंद्र हुड्डा ने उनको लड़ाया है, क्योंकि वो जो उचाना कला सीट है वहाँ वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह लड़ रहे थे। वीरेंद्र सिंह और हुड्डा के बीच काफ़ी 36 का आंकड़ा रहा है, जग जाहिर भी कुछ रहा है। समय पहले वो बीजेपी में चले गए थे। खुद वीरेंद्र सिंह जो बेटे हैं वो हिसार से सांसद थे, हाल में वो कांग्रेस में वापस आए हैं। तो उनको हराने के लिए कहा जा रहा था कि उन्होंने घोघड़िया करके एक उम्मीदवार था उसको उतारे। विद इन द पार्टी भी काफी बैटल चल रहे थे बीजेपी के अलावा। राजस्थान में भी हुआ है। राजस्थान में भी किसी ने बोला था कि जो टॉप लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि हमें सीट्स उतनी मिलें जितनी सरकार बना लें। अगर लैंडस्लाइड है तो फिर हाई कमांड डिसाइड करती है। मतलब मेजोरिटी मार्क के आसपास हैं तो ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। तो आपकी जरूरत पड़ती है स्टेट में एक नेता की मैनेज करने के लिए। अशोक गहलोत के बारे में ये कहा जाता था कि, और वसुंधरा राजे के बारे में भी, कि वो चाहते थे कि 100 के आसपास जो मेजोरिटी मार्क है वहीं तक सीट रहे। और अगर जोड़ तोड़ करना हो तो वो सक्षम है। उनके पास ऐसे लोग हैं जो इस तरफ आ सकते हैं, उस तरफ जा भी सकते हैं। अगर मान लो 150 सीट आ गई किसी पार्टी की, कांग्रेस की या भाजपा की, तो फिर वो बाद में राहुल गांधी या जो कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो डिसाइड करती है। जैसा यूपी में पहली बार हुआ। तो ऐसा कुछ देखने को मिला कि कांग्रेस में भी वही सीन चल रहा था कि 45 के आसपास मिल जाए ठीक है, अगर 60 आ गई तो फिर, या कांग्रेस में पहले से था कि हुड्डा ही बनेंगे। नहीं, ये तो ग्राउंड पे तो चल ही रहा था, जो हुड्डा के समर्थक थे। और जब सीट बंटवारा हुआ, हुड्डा के समर्थक कौन थे? मतलब जो उनके द्वारा दिए गए टिकट दिलाए गए कैंडिडेट थे, उनके मंचों से बार बार कहा जा रहा था कि हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। विनेश के इलाके में तो ये कहा जा रहा था कि हुड्डा, जो वहाँ के सोनीपत के सांसद हैं सतपाल ब्रह्मचारी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उन्होंने मन से कहा था, हमारी वीडियो का हिस्सा भी है, वीडियो स्टोरी का, विनेश वाले इलाके से, कि हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और विनेश खेल मंत्री बनेंगे। और आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है श्री भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। जब भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरा पहला काम होगा इस बहन को मंत्री बनाने का, इस बहू को मंत्री बनाने का। तो ये मंचों से कहा जा रहा था, तो वो अंडरस्टूड था। और उसके बाद जो टिकट बंटवारा है, जो कहा गया कि 72 सीटें भूपेंद्र हुड्डा के खेमे को मिली है, 8 सीटें कुमारी शैलजा के खेमे को मिली है, 2 सुरजवाला के खेमे को मिली है, एक उनके अपने बेटे के लिए, और एक नरवाना सीट है। तो ये जो कहा गया, ये अगर 72 उनके कैंडिडेट थे, अगर जीतते उसमें से मेजोरिटी उनके पास थी, तो सरकार तो
एंड ऑफ द डे हुड्डा ही बनाते अगर मेजोरिटी आती तो। मतलब वो टिकट बंटवारे से ही क्लियर हो गया Clear ना हो कि गया था। हुड्डा खेमे इस- को आपने दे दिया कि 72 टिकट्स आपके पास हैं, आप अपने हिसाब से दे लो जिसको देना है और इसलिए तो जितवा कुमारी लो। शैलजा नाराज भी थी कि टिकट बंटवारे में उनको अगर उनके समर्थक विधायक के अगर- मैदान में नहीं होंगे तो क्या होगा। तो अगर मान लीजिए कि हुड्डा के कैंडिडेट हैं तो शैलजा भी कुछ कर सकती है। अगर शैलजा कैंडिडेट्स हैं तो हुड्डा के की मैदान मान में लीजिए- प्रॉक्सी कैंडिडेट उतार के, जैसे काफी जगह होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक हाँ, विद नायाब इन द तरीका पार्टी है, अगर कुछ ऐसा है तो ये तो डमी ये कैंडिडेट यूजुअल सब है, ये उतारते हैं। होता है हाँ। अक्सर। राजस्थान में तो मैंने सुना था काफी काफी बीजेपी ज्यादा पहले कि अपने अशोक कैंडिडेट- गहलोत और सचिन पायलट के बीच में काफी था। हाँ उनका आपस में मतलब एक बैटल जो चल रहा था हम्म, बीजेपी से और कांग्रेस के बीच, एक चल रहा था इन दोनों पार्टी के बीच में, पार्टी पार्टी बीच के में। अंदर। मेरा क्वेश्चन था कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, हाँ। एक तो है कि आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, आप एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ये है, लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए कांग्रेस ने कुछ हाथ पैर मारे या फिर ऐसा तो नहीं दिखा मुझे पर्सनली, और कुछ एक जगहों पे लोगों ने समर्थन भी दिया है, कुछ एक जगहों पे, कई जगहों पे तो अलग पार्टी के कैंडिडेट थे वो भी मिल गए। आम आदमी पार्टी का कितना 1.8%। 1.8%। बीएसपी का भी इसी के आसपास है। पर हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत रही कि मुख्यमंत्री तत्काल ही जेल से आए, मोमेंटम नहीं बन पाया। किसी भी पार्टी को चुनाव में मोमेंटम बनना होता ना, अचानक से आप आएंगे। और हरियाणा में चुनाव एक टाइम पे आके दो पार्टियों के बीच हो गया, कांग्रेस बीजेपी। हरियाणा में मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं एक नरवाना बस स्टैंड पे खड़ा था, मैं बस का इंतज़ार कर रहा था, 2-2.5 घंटे बस नहीं आई। तो आदमी क्या करेगा, वहाँ कोई जान पहचान तो है नहीं किसी से जाके बात करें। तो मैं जो भी लोग खड़े होते तो उनसे ऐसे जाके हाय हेलो करके पूछता था क्या चुनाव का माहौल है। उसमें से मैक्सिमम कांग्रेस की बात कर रहे थे। मैक्सिमम एक बस स्टैंड पे आप किसी का सरनेम नहीं पूछ रहे हैं, नाम नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ चुनावी माहौल पूछ रहे हैं। तो वो सब देखने के बाद लग रहा था कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। लेकिन जब कुछ और लोगों से जो एकाध लोग मिले थे, वो बड़ी आबादी नहीं थी, पर उसका इम्पैक्ट मुझे अब लग रहा है कि वो ज़्यादा था। जैसे ये बिना खर्ची बिना पर्ची का जो मसला था, मुझे एक यहाँ नूह में मैं एक रैली में जा रहा था, वो जहाँ पे नामांकन भरा जाता है, तो बहुत गाड़ियाँ थी और मैं इस कारण से मुझे अपनी गाड़ी सड़क पे लगानी पड़ी। और सड़क से कम 1 किलोमीटर अंदर में वो एसडीएम का दफ्तर था। तो एक बाइक से जा रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि मुझे छोड़ दीजिए। तो रास्ते मैंने इसे पूछ लिया क्या माहौल है, किसका ज़्यादा सीन। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं बीजेपी को वोट करूँगा। मैंने बोला ठीक है आपका इच्छा है, पर वोट करने के पीछे वजह क्या है। तो उन्होंने कहा मेरा 250 या 300 ऐसे कुछ बोला था, उसमें मेरी नौकरी लग गई है, शायद वो शिक्षक लगे हैं, तो मुझे नौकरी मिली है तो मैं वोट करूँगा। लेकिन इसी बीच क्या कि इसका इम्पैक्ट था बिना खर्ची बिना पर्ची का। इसी बीच कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारे जहाँ जिस गांव से जितना वोट मिलेगा हम उस हिसाब से नौकरी 50 वोट पे देंगे। एक नौकरी। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही है, जिता के भेजते हो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बा भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगी। इस तरीके के बयान आए, ऐसे बयान आने लगे तो वो बैकफायर कर जाएगा उन लड़कों के लिए जो मेहनत करके कुछ हासिल करने की चाहत रखते हैं। तो ये स्थिति बनी। आप सीधे सीधे करप्शन की बात कर रहे हैं ना, कि जो जानकार होगा जिस पावरफुल होगा उसको नौकरी मिलेगी। तो ये सब थोड़ा बैकफायर हो गया। नहीं, लेकिन बात ये भी होती है इसके साथ कि अगर मान लीजिए कहीं भी किसी भी स्टेट का या गांव का जो समाज है, तो समाज का जो उस समाज में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, चाहे वो दलित हों या ओबीसीज हों या अलग अलग कास्ट हैं, तो उसमें से सभी ग्रुप इतने वोकल नहीं होते। या आप चौराहे पे जाते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं आपको सभी ग्रुप आपसे बात करें। कुछ ही स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं उनमें से भी जो बात करते हैं आपसे। कुछ स्पेसिफिक कास्ट होती है जो ज़्यादा बोलती है, जो पॉलिटिकल चीज़ों पे वो या कैमरा देखते ही वो उतना कंफर्टेबल है। और इसमें एक बड़ी आबादी ऐसी है जो मीडिया में वीडियो में जो देखते हैं हम लोग, आपको लगता है उसमें लगता वो है मिस कि कर जाता जो है। एक मेथड है अपना जर्नलिज्म करने का, वीडियो फॉर्मेट है या प्रिंट है या और कोई सोशल मीडिया है, तो जो वीडियो पे लोग आते हैं वो वही आते हैं जो डोमिनेंट हो, उनको जो बोल सकें। एक कमजोर कड़ी है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में इलेक्शन कवर करने के दौरान। जो देख रहा है उसको भी इंटरेस्टिंग चाहिए कि कोई बोल रहा है कुछ इंटरेस्टिंग बोल रहा है। इट्स नॉट लाइक कि आप जा रहे हैं और आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जहाँ आप एक बात बोल रहे हैं, मतलब वो उसका हाँ या ना में जवाब दे रहा है, एक वर्ड में दे रहा है। लोगों को इंटरेस्ट उसमें आता है कि आप उससे एक सवाल पूछे और वो कुछ उसका मजेदार सा सुना दे। तो वो भी एक फॉर्मेट का लिमिटेशन है कि आप जब भी चुनाव कवर करते हैं तो लोग कलर देखना चाहते हैं। तो एक लिमिटेशन तो वीडियो फॉर्मेट की ये है। वीडियो, और उसमें आप भी देखिए ना कि आप गांव में जाएंगे, इसमें कास्ट भी बहुत मायने रखता है बोलने वालों में।
जो एक कथित ऊंची जाति के लोग हैं या कथित तौर पे जो प्रिविलेज लोग हैं, एजुकेशन का भी स्तर उनमें ज़्यादा है और पावर भी, वो चाहे जातीय डोमिनेशन हो या आर्थिक डोमिनेशन हो, वो ज़्यादा उछल के बोलेंगे, ज़्यादा अपनी बात रखेंगे। लेकिन वहीं गांव की जो कथित पिछड़ी जातियां हैं या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो आपको उतने सटीक जवाब नहीं देंगे। आप जैसे अनमोल ने कहा कि आप पूछेंगे अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ सड़क बनी है? नहीं बनी है। आपको ये गैस मिलता है सस्ता? नहीं मिलता है। कितने रुपए का मिलता है? 800 रुपए का मिलता है। तो उसको वीडियो फॉर्मेट में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, मतलब बहुत बोरिंग हो जाता है। लेकिन अगर वैसे आप ज़्यादा बाइट्स नहीं लगा सकते, देखेंगे ही नहीं लोग, तो वो एक फॉर्मेट की भी लिमिटेशन है। जैसे आप हरियाणा को डिफरेंट रीजन्स में बांटे कि सदर्न हरियाणा है, साउथ हरियाणा है, या नॉर्दर्न है, या सेंट्रल हरियाणा है, तो वहाँ पे आपने देखा कि जिन सीटों पे कांग्रेस काफ़ी बढ़त लेके जीत चुकी है और उन सीटों पे जहाँ पे क्लोज मार्जिन रहा है, तो उसमें आपने देखा हो कि जो वोट शेयर मिला है वो उस अनुपात में लोगों को नहीं मिला है, पार्टी को नहीं मिला जिस अनुपात में उनके पास सीटें आनी चाहिए। तो वो आप देखेंगे कैसे मैनेज किया है दोनों पार्टियों ने, या भाजपा ने उसको कैसे मैनेज किया है। अब देखिए, जो बीजेपी जीती है जहाँ मैक्सिमम, वो है शहरी सीट और अहिरवाल बेल्ट, गुड़गांव वाला पूरा सीट, सारण लगभग, फरीदाबाद वाला लगभग पूरा। और आप देखिए कि कांग्रेस उस इलाके में हारी है जहां भूपेंद्र हुड्डा का सबसे बड़ा पावर माना जाता था। सोनीपत में हारी है, रोहतक इलाके में हारी है, उसके बाद जिंद वाले इलाके में हारी है। तो जहाँ पे जाट भी पावरफुल है आबादी के और ये सारी क्लोज फाइट्स हुई हैं या फिर कई जगहों पे बड़ी मार्जिन है, कई जगहों पे तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही है। तो ये स्थिति रही है। मेरा जो क्वेश्चन था वोट शेयर पे और वो सीटों में तब्दील क्यों नहीं हो पाया, डिकोडर ने एक एनालिसिस किया था, मेरे ख्याल से देखा हो आपने। जैसे सेंट्रल रीजन का उन्होंने दिया था कि कांग्रेस को जहाँ पे 5% ज़्यादा वोट मिला है बीजेपी के मुकाबले, मान लीजिए कि अगर बीजेपी को 25 मिला है तो कांग्रेस को 30 मिला हो, तो वहाँ पे कांग्रेस को 20 सीटें आई हैं और भाजपा को 20 सीटें आई है। ये है सिर्फ सेंट्रल रीजन का। उसी में अगर नॉर्थ और साउथ रीजन का देखें, जहाँ पे भाजपा को 5% वोट शेयर ज़्यादा मिला है कांग्रेस के मुकाबले, उसमें भाजपा को मिली है 28 सीटें और कांग्रेस को मिली सिर्फ 17 सीटें, 11 सीटों का फर्क है। तो मैं ये जानना चाहता कि ये वोट शेयर कैसे उसमें तब्दील नहीं हो पाया। अब वो वोट शेयर जो आप देख रहे हैं, एक तो है कि हम पूरे स्टेट लेवल का देख रहे हैं कि वोट शेयर लगभग बराबर है और 11 सीटों का फर्क है। एक है कि आप रीजन स्पेसिफिक देखेंगे उस रीजन में किसको कितना वोट शेयर मिला है, और उसके बाद वो अगर आपकी बढ़त 5% है तो पहले भाजपा का देख लीजिए आप, उसके बाद कांग्रेस का देख लीजिए, तो उसमें पता लगता है कि कितनी सीटों का बढ़त मिला है भाजपा को। पर ये कांग्रेस को एक बार मतलब वो जो बोलते हैं कि खुद को एक बार आत्मचिंतन आत्ममूल्यांकन करने की जरूरत तो है, क्योंकि ये एक मतलब इस तरह से था कि ये चुनाव आप जीत सकते थे। लोकसभा के बाद तो यही अनुमान लगा रहे थे लोकसभा के बाद, और जिस तरह की हवा थी, आपको हवा जैसे भी थी, आंधी भी थी, तूफान भी था, जैसे जो बीजेपी का जो नैरेटिव, हरियाणा में बीजेपी के जीत का जो नैरेटिव है, उसका सबसे अहम पार्ट ये है कि बीजेपी का जो ये मैसेज है कि गैर जाट वोट, मतलब जाट माइनस बाकी लोग बीजेपी के साथ हैं, ठीक है। ये वाला जो उसका नैरेटिव है, ये इसने यूपी में भी किया है कि गैर यादव के लिए सपा से अदर ओबीसी को अलग करने के लिए गैर यादव वोट, और कि गैर यादव वोटरों की वहाँ पूछ नहीं होती जो सपा को वोट करते, ये नैरेटिव। और बसपा के लिए इन्होंने किया था कि गैर जाटों की, दलित जातियों में जो जाटों के अलावा जो जातियाँ हैं उनकी उतनी पूछ बीएसपी में नहीं होती। तो गैर यादव गैर जाटों, तो जो दलित जातियों में से भी जो जातियाँ बची और ओबीसी में से जो बची, इनमें से कुछ खींच के बीजेपी ने अपना एक सोशल इंजीनियरिंग का एक मैप तैयार किया और सरकार बना ली। वही यहाँ पे इन्होंने किया, गैर जाट। तो ये बीजेपी का पीडीए मॉडल है। नहीं, अब इसका कार्ड अखिलेश यादव ने पीडीए के जरिए उन्होंने अपना मंत्रा सही चला लिया पीडीए में लोकसभा इलेक्शन में। और अभी मैं उपचुनाव का भी देख रहा था कि सीटों का जो टिकट दिया उन्होंने, उसमें भी काफ़ी हर कास्ट वाइज डाइवर्सिटी है काफ़ी। कांग्रेस अखिलेश यादव के साथ तो घूमे राहुल गांधी और कांग्रेस उनके साथ लड़ी भी, लेकिन कांग्रेस हरियाणा में पीडीए अगर अपनाती तो शायद बेटर हो सकता था, क्योंकि आपको अगर जाटों का आपको 20-22% वोट आ जा रहा है तो प्लस बचते हैं, क्योंकि ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है, तो प्लस बचता है दलित का अगर आप उसका भी 22 से 24% के बीच आबादी है, तो
अगर आप दलितों में से एक अच्छी खासी आबादी खींच लेते और शैलजा के साथ जो आपके तनाव की खबरें सुर्खियाँ भर रही और आप लास्ट में जाके उनको मैनेज कर रहे हैं, तो अब तो चुनाव आधे से ज़्यादा बीत चुका और ये नैरेटिव बीजेपी अच्छे से फैला चुकी है कि आप दलित नेता को सम्मान स्थान नहीं नहीं दे करता। रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं। इन सब के बीच अशोक तंवर के लिए बहुत बुरा लगता है। मतलब वो अचानक से एंट्री मारे, ऐसा लगा वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जा रही है और नुकसान हो गया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का एकदम एक्सपेक्टेड, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ कि कुछ ऐसा ही होगा रिजल्ट। तुम्हारा अनुमान सही गया, तुम्हारे पास दूसरा करियर ऑप्शन नहीं, भी अनुमान एग्जिट पोल बसंत का काफी बिजनेस खुशी शुरू किया जाए। बसंत ये बात काफी खुशी से सबसे कह रहा है। सटीक एग्जिट पोल। पर आप देखो सारे एग्जिट पोल वाले, इवन रिपब्लिक भारत ने भी कांग्रेस को बढ़त दी थी। हाँ, और लेकिन पिछले बार जो एग्जिट पोल था जिसमें बीजेपी को 71 सीटें दी गई थी और कांग्रेस को 11-12, तो वो वैसा टूटा। तो अब एग्जिट पोल पे किसी को यकीन भी नहीं हो रहा। वो सेम चीज ईवीएम के साथ भी हो रहा है। आप कह रहे हैं ईवीएम खराब है तो लोग कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। तो ये चीज एग्जिट लेकिन पोल में मैटर करता है कि ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितने लोगों से बात की। ये मैटर करता है कि आप सैम्पलिंग में किन किन लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं। डाइवर्सिटी है कि नहीं उसमें, मतलब उसमें रिप्रेजेंटेशन है सभी तबकों का या नहीं है। आप ये क्या नहीं बोल सकते कि वो तो साइलेंट वोटर है, वो वोट नहीं करते। प्रदीप गुप्ता ने कहा था उस समय जब लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल बहुत गलत हुए, उन्होंने बोला कि साइलेंट वोटर से वो हमसे बात नहीं करते। मतलब दैट्स योर जॉब कि बात करना है आपको उनसे। नहीं करते तो बोल दो ना कि हम इतने % लोगों के बिना बता रहे हैं एग्जिट पोल। मतलब 30% 20% लोगों से हमने बात ही नहीं की है, ये 70% पे है, इसमें से सीटें हैं। हम उन लोगों से बात किए जो बोलते हैं। वो एग्जिट पोल का भी वही, सभी एग्जिट पोल्स का ही एक लेकुना है, एक वीकनेस है कि वो सभी तबकों को। पर उनको कौन सा वीडियो फॉर्मेट में स्टोरी देना है, बात तो कर ही सकते हैं वो। खैर, मूविंग ऑन, जेएनके पर हम लोग बात कर रहे थे। जेएनके का इलेक्शन भी काफी मतलब क्लियर था। जम्मू में सिर्फ कांग्रेस को एक सीट आई है। वही तो, कांग्रेस उनके साथ थी जेकेएनसी के साथ, और जम्मू रीजन में कांग्रेस लड़ रही थी, जेकेएनसी नहीं लड़ रही थी। वैली में बहुत अच्छा लड़ा जेकेएनसी ने। कांग्रेस के साथ ये हुआ कि कांग्रेस वहाँ पर नहीं फाइट की। एक नाराजगी थी जम्मू में, एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी को लेकर, पर वो लोग ये देख रहे थे कि कैंडिडेट वाइज हम वोट करेंगे। ये बातें बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कैंडिडेट देख के हम वोट करेंगे। कांग्रेस नहीं बोल रहे थे कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे। बीजेपी से नाराजगी होने के बावजूद वो कह रहे थे कि हम कैंडिडेट देखेंगे, जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसे वोट करेंगे। लेकिन 28 तारीख को जब मोदी जी की रैली हुई वहाँ पर, तब उन्होंने ये बोला कि इस बार जो सीएम है वो जम्मू का बनेगा। तो जम्मू वालों ने कहा ठीक है, हम अपना सीएम बनाएंगे, लीजिए मोदी जी वोट। तो ये ऐसे चला और मतलब मुझे तो एक्सपेक्टेड था यही आएगा रिजल्ट। हाँ, लेकिन बीजेपी का भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो बीजेपी का 2014 जैसा है, 25 तब था, अभी 29 अब है। और इसके पीछे एक रीजन ये है कि जो डिलिमिटेशन हुई थी इधर जम्मू रीजन में 6 सीटें बढ़ाई गई थी, उसकी वजह से बीजेपी की सीटें बढ़ गई। लेकिन कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आया इन 2 असेंबली। हाँ, मतलब कांग्रेस को लेके कांग्रेस के जो वहाँ के वर्कर थे वो भी डिसअपॉइंटेड थे कि लड़ क्यों नहीं रहे हम लोग यहाँ पे। फाइट वाले तो वही हैं, वर्कर ही हैं। मतलब लीडरशिप में जब वो जो ऊर्जा, वो एनर्जी जब टॉप लीडरशिप से नहीं आएगी तो मुश्किल है ना। तो काफी रैलियां की टॉप लीडरशिप ने कांग्रेस की वहाँ पे जम्मू में। हाँ, बहुत ज्यादा किया जम्मू में। वहाँ से राहुल गांधी गए थे कि नहीं जम्मू? हुई थी रैली, पर वो जैसे मोदी जी जब जाते हैं तो जब वो जाके आ जाते हैं तो एक टॉकिंग पॉइंट बन जाता है कि मोदी जी ने ये बोला। राहुल गांधी गए थे, उसके बाद पता ही नहीं चला उन्होंने क्या बोला। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आप मैसेज डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। टॉकिंग पॉइंट क्यों नहीं बन पा रहा है वहाँ पे? शायद जैसे वहाँ का जो मेन इशू था कि एक कंप्लेन जो जम्मू में हर किसी की थी कि यहाँ पर एक मीटर लगा है, स्मार्ट मीटर, उसकी वजह से हमारा जो बिल पहले 400-500 आता था, अभी वो 3000-4000 आता है। दूसरी बात ये थी कि वहाँ पर दरबार मूव होता था जम्मू एंड कश्मीर में। दरबार मूव आप समझते होंगे कि जो सेक्रेटेरिएट है वो सर्दियों में जम्मू आ जाता था और गर्मियों में कश्मीर में चला जाता था, श्रीनगर में।
तो उसकी वजह से क्या होता था, जम्मू का जो इकॉनमी है वो किस पे है, होटल्स पे, टैक्सी पे, इन्हीं सब सारी चीज़ें, सब टूरिस्ट पे सारा बेस्ड है उनकी इकॉनमी। और तो खेती तो होती नहीं, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस पर उनकी पूरी इकॉनमी चलती है। दरबार मूव बंद हो गया, तो उसकी वजह से जब वहाँ से सेक्रेटरी ऑफिसर्स, उनके साथ उनके काम करने वाले हाउस होल्ड से लेके सब कुछ, प्लस वो यहाँ के मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ के टैक्सी यूज कर रहे हैं, यहाँ के होटल्स, बड़े अधिकारी आ रहे हैं, मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तो सबका काम चलता था दरबार। इसके अलावा जो कश्मीर घाटी के लोग थे, वो लोग यहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदते थे, जम्मू से शॉपिंग करके भी ले जाते थे अपनी ज़रूरत, वो भी बंद हो गया। और दूसरा ये हुआ कि जो ट्रेनें पहले जम्मू जाती थी वो डायरेक्ट, जैसे माता वैष्णो के मंदिर की वजह से एक अच्छी इकॉनमी जम्मू की चलती थी, तो डायरेक्ट कटरा जाने लगी, तो उसकी वजह से भी लोग जम्मू नहीं ठहर रहे हैं, कटरा जा रहे हैं सीधे ट्रेनों से, उसकी वजह से भी उनका इकॉनमी डाउन हुआ। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी। ऊपर से टोल को लेकर वहाँ प्रॉब्लम थी कि जो बहुत सारे टनल बने हैं, उन टनल की वजह से अब लोगों को टोल ज़्यादा देना पड़ता है। टोल से मुझे याद आया, आजकल इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे गडकरी जी का क्या लोग टोल पे बना रहे हैं यार। वो 2 अक्टूबर को एक था कि बापू की एक तस्वीर थी, हमेशा सही रास्ता चुनो, नीचे गडकरी जी की फोटो लिखा, उस रोड पे भी टोल लगा दूंगा। लेकिन इन तमाम चुनावी सरगर्मी के अलावा एक बहुत ही शानदार स्टोरी शिव और सुमेधा ने मिलकर की है। शिव हमारे साथ स्टूडियो में है, सुमेधा नहीं है, जिस स्टोरी का टाइटल है कि अयोध्या में अवैध अतिक्रमण से बहुत सीमित हुआ सेना का अभ्यास। यह स्टोरी इस बारे में है कि इंडियन आर्मी उत्तर प्रदेश सरकार से अपने बफर जोन के लिए, जहां वो अपनी प्रैक्टिस करती थी, उसके लिए एक लीगल बैटल लड़ रही है कोर्ट में, जिस पे हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है, और उसमें काफ़ी सारी डिटेल हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और यह जो ज़मीन, जिस ज़मीन के बारे में बात हो रही है, राम मंदिर से महज 6 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर और अडाड़ी समूह के बहुत सारे लोगों ने जो है ज़मीन को ख़रीदा है, और ऐसा लग रहा है कि इस ज़मीन को ख़रीदने के बाद रूल को बाईपास किया गया है। रूल के तहत किया गया है, बट किया है उन्होंने। क्या है ये पूरा मामला और ये आपकी नज़र में कैसे आया? ये पूरा जो केस है वो अभी लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। ये केस है 14 विलेजेस का, जो सरयू रिवर के नदी के पास है। ये 14 विलेजेस अयोध्या कैंटोनमेंट है, उसके अंडर में है, उसके पास में है। तो अयोध्या में आर्मी का एक फायरिंग रेंज है। एक तो फायरिंग रेंज हो गया, फायर रेंज के पास आपको एक बफर जोन भी चाहिए। तो वो 14 विलेजेस क्या है, बफर जोन टाइप का है। वो नोटिफाइड हर 5 साल वो नोटिफाई करते रहते हैं सरकार। तो उस बफर जोन में क्या है कि आप कुछ नहीं कर सकते, मोस्टली आप एग्रीकल्चर, खेती कर सकते हैं वहाँ पे, और ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र भी नहीं है वो। वहाँ तो कोई सॉलिड या कंक्रीट स्ट्रक्चर आप नहीं खड़ा कर सकते, नहीं कर सकते। लोग रहते हैं वहाँ पे थोड़े बहुत, मतलब मोस्टली ज़्यादातर लोग वहाँ 14 गाँव में लगभग खेती का अनुमति है वहाँ पे। अब ये 14 गांव है, नोटिफाई किए थे 2000, मतलब वापस रिन्यू किया था नोटिफिकेशन 2020 से लेके 2025, 5 साल के लिए किया था। तो उसके बाद पिछले साल 2023 में किसी ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली कि यहाँ पे काफ़ी एनक्रोचमेंट हो रहे हैं इन गाँवों में, कि इससे आर्मी प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है। पहले वो काफ़ी गोला बारूद भी यूज़ करते थे, और रॉकेट लॉन्चर और सब, ये हैवी आर्टिलरी यूज़ करते थे। तो फिर उस समय उस पिटीशन पे लास्ट ईयर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो एनक्रोचमेंट है इनको हटाया जाए। अब राम मंदिर का जो कॉन्सिक्रेशन हुआ, जो 22 जनवरी 2024 को हुआ था, तो पता लगा कि उससे 2-3 कुछ महीने पहले, कपल ऑफ मंथ्स बिफोर कॉन्सिक्रेशन ऑफ राम टेम्पल, पता लगा कि उन 14 गांव में से एक गांव है जो सरयू रिवर के किनारे पास में है। वहां पे अडानी की एक सब्सिडियरी है, उसने श्री रविशंकर ने, उनके एसोसिएट, नॉट श्री रविशंकर, और योगा गुरु बाबा रामदेव के भी एसोसिएट ने वहाँ पे कुछ ज़मीन ले ली है। वो 2-3 महीने पहले की बात है, राम टेम्पल का जो कॉन्सिक्रेशन हुआ। उसके बाद किसी ने उन्होंने एक और पिटीशन आया इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये आपने जो ऑर्डर पास किए थे उसका
पालना नहीं हो रही है, एनक्रोचमेंट हटा नहीं रहे हैं, ये अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी जो ADA है वो हटा नहीं रहे हैं, या जो पुलिस है वो कर नहीं रही है। तो उसके बाद काफ़ी पत्राचार हुआ, ये कोर्ट में केस आया। उससे पहले भी आर्मी ने काफ़ी बार DM को लिखा है लेटर की एनक्रोचमेंट आप हटाएं, इससे थोड़ा हमारा नुकसान हो रहा है, या फिर ये बाधा मतलब इट्स इंटरफियरिंग इन आवर प्रैक्टिस। तो क्या DM साहब रिस्पॉन्ड करते थे उस पर, आर्मी के लेटर्स? तो फिर वो 2-3 वो कोर्ट में केस चला और उन्होंने बोला कि DM ने बोला कि हमने एक कमेटी गठित की है और ये काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं है। फिर वापस केस आया अप्रैल में, तो उसमें आर्मी ने, अभी सितंबर में हियरिंग हुई थी उस केस में, उसमें आर्मी ने ऑन रिकॉर्ड बोला इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि देखिए ये जो 14 गांव हैं इस पे इतना इंक्रोचमेंट हो चुका है कि हम हैवी आर्टिलरी यूज नहीं कर पा रहे अब। होटल्स भी बन गए हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज उसमें जजमेंट में ऑर्डर में लिखा हुआ है कि वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, स्कूल्स बन चुके हैं, वहाँ पे होटल्स बन चुके हैं, नेशनल हाईवे भी बन गया उस जमीन पे, नेशनल हाईवे भी बन चुका है वहाँ। अब एक खास बात यह है कि किसी को पता नहीं लगा, मई 2024 को उसमें एक गाँव को उन्होंने डीनोटिफाई कर दिया सरकार ने कि अब ये एक गांव है, अब ये आर्मी का बफर जोन नहीं है। तो ये क्या प्रोसेस उन्होंने किया, किस प्रोसेस के तहत इसको डीनोटिफाई किया है? और एक चीज बताइए, वो जो गांव है उसी में ये सारी जमीनें हैं। वो जिस गांव को डीनोटिफाई किया है उसी जमीन पे अडानी का लैंड है, उसी पे श्री रविशंकर का है, और उसी पे ही योगा गुरु रामदेव का है। ये गांव है माजा जमथारा गांव है, उसी गांव के। लेकिन हमारे लिए जो स्टोरी पॉइंट था, ये आ चुका था, प्रिंट ने किया था सबसे पहले ये स्टोरी कि अडानी और ये इनकी ज़मीन है, और ये जो जिस गांव में ज़मीन है जो आर्मी का बफर जोन है, उस गांव को डीनोटिफाई कर दिया कि अब ये बफर जोन नहीं है। चोरी छुप के किया था सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट। कि हाँ, मतलब अब इसको अलग कर देते हैं। हाँ। पहले 14 को किया, अब लेकिन जमीन तो बिक गई है। तो जमीन बिकने से पहले डिनोटिफाइड हुआ था या जमीन बिकने के बाद? बिकने के बाद इट्स लाइक यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि मेरी बैठ है, नियम मैं डिसाइड करूंगा। पहले बाउंड्री वहां तक होती थी, अब यहाँ होगी। हाँ, तो अब फिर आर्मी ने ऑन रिकॉर्ड, पहले तो ऑन रिकॉर्ड बोल भी नहीं थी कि उनको पता है कि यूपी गवर्नमेंट के सामने उनके झगड़ा भी चल रहा है। तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला था कि ये जमीन पे इतना इंक्रोचमेंट हो चुका है कि हमारी जो युद्धाभ्यास है वो काफी ग्रेटली लिमिटेड आवर एक्सरसाइज। मतलब इसको करप्शन बोल सकते हैं क्या? करप्शन तो वो डिसाइड करेंगे जो कोर्ट है या नहीं है, बट कैसे रूल्स को बाईपास करते हुए, कैसे किसी को रूल्स बाईपास हुए हैं नहीं, बट किसी को फायदा पहुंचाने के लिए आप कैसे रूल्स का यूज किया है उन्होंने, हो सकता है नया रूल बना और उससे आर्मी को नुकसान हो रहा है। उससे आर्मी को नुकसान हो रहा है। वो पार्टी जो नेशनलिज्म पे इतनी बातें करती है, आर्मी पे इतनी बातें करती है कि देखो प्रीवियस गवर्नमेंट ने क्या किया है, चाइना की बात करती, नेहरू तक जाती है। आर्मी कॉम्प्रोमाइज करे चलेगा। हाँ, ये जो लोग हैं बिजनेसमैन लोग जो वहाँ पे आप कह रहे हैं कि सरयू के किनारे, जाहिर सी बात है सरयू के किनारे अभी अयोध्या में बहुत सारी टेंट सिटी बन रही है और उसको एक बड़ा बिजनेस हब के रूप में लोग देख रहे हैं। वहाँ पे जो जिन्होंने जमीन ली है वो हो सकता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर ना करें। तो एग्रीकल्चर के लिए है ही नहीं वो। हाँ। किसी को खेत करना है तो खेती ही करनी है। और अडानी जी गुजरात से खेती करने के लिए वहाँ जमीन लेंगे, हो सकता है, लेकिन अब तो डीनोटिफाई हो गया, तो कुछ भी बना सकते हैं वहाँ पे। इसका तो पर्पस, जब डीनोटिफाइड है तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह से अयोध्या डेवलप हो रहा है, मैं वहाँ पे, मैं टेंट सिटी पे मैं गया था तो मैंने स्टोरी भी की थी। तो ये टेंट सिटी और इस आश्रम जो बनाने का, इसका अच्छा खासा वहाँ पर डिमांड है ना टेंट सिटी की। लोग वहाँ, क्योंकि टूरिज्म आया राम मंदिर की वजह से, क्या है, बहुत सारी जगहों से लोग वहाँ पर आ रहे हैं ना। तो मतलब देश के अलग अलग हिस्सों से, इवन NRI जो भी इंडियन है वो भी वहाँ आते हैं। तो उनको थोड़ा सा लग्जरी कुछ चाहिए होता है। मतलब अयोध्या के जो पुराने होटल्स या जो चीज़ें थी शायद उनको उतना सफिशिएंट नहीं लगती, इसलिए लग्जरी वहाँ टेंट सिटी बनाई गई है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर भी बहुत बन रहे हैं। तो हाँ, वहाँ डिमांड तो उस जमीन की है ही। अब प्रॉब्लम यही थी कि वो आर्मी के बफर जोन में थी, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो कोई नहीं, अपन नया नियम बनाते हैं और मुक्त कराते हैं बफर जोन से। मेरा एक सवाल आपसे है कि मुझे याद है अयोध्या पे लैंड पे हमने काफ़ी स्टोरी की है, तो ये जो रामदेव के 2 सहयोगियों ने जो ज़मीन खरीदी थी, वो मेरे स्टोरी का पार्ट था जब मैंने वो किया था कि सबसे महंगी और सबसे सस्ती ज़मीनें कौन सी बिकी है। तो जो ये पतंजलि के जो 2 सहयोगी थे, मतलब पतंजलि में वो डायरेक्टर भी हैं दोनों, अलग अलग कंपनी में,
उन्होंने सर्कल रेट था, हालांकि सर्कल रेट बहुत समय बाद अब जाकर अयोध्या में चेंज हुआ है, उससे 31 गुना जो जमीन की कीमत थी सर्कल रेट से, उससे 31 गुना कम पे वो जमीन खरीदी थी। और जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो लोगों का कहना था कि इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि वो आर्मी वाले इलाके में हैं, तो जो जिनकी ज़मीन थी उन्होंने बेच दिया हो सस्ते में, क्योंकि उनको कोई फ़ायदा कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आपके स्टोरी के बाद ये लग रहा है कि इधर ज़मीन खरीदा क्या होगा, उधर बात की जा रही होगी कि वो इलाका वो आपको कर दीजिए, नोटिफाई कर दीजिए, और इसीलिए इन्होंने सस्ते में ले लिया और उनके तो बल्ले बल्ले हो गए। इसी जब स्टोरी कर रहे थे तो हमने ये भी देखा कि किस किसने कवर किया है ये स्टोरी, ये एक छोटा स्टोरी, इतना बड़ा स्टोरी नहीं है ये, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मतलब सब कुछ सामने है, सब कुछ सामने है आपके पास, आपको कुछ करना भी नहीं है, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है आपके पास। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर्मी ने क्या दलील दी है, सरकार क्या दलील दे रही है, ये बस इतना है कि आर्मी बोल रही है कि हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है इससे, हम हमारे जो हैवी आर्टिलरी उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। और वो एरिया सिर्फ आर्मी की प्रैक्टिस के लिए भी नहीं है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपीएफ है या सशस्त्र सीमा बल है, वो भी उस एरिया को यूज़ करती है, अपने जो सोल्जर्स है वहाँ भेजती है, स्टेट पुलिस भी वहाँ आके प्रैक्टिस करती है। वो अब सिर्फ फायरिंग कर रही है, जो राइफल्स हैं, पिस्टल्स हैं, उनका यूज़ कर रही है। तो मतलब किसी मीडिया ने छापा नहीं इसको, मतलब इतना सिंपल स्टोरी है, लेकिन कोई छाप किसी ने नहीं छापा वो स्टोरी। एक नेशनल मीडिया ने छापा था, वो उस स्टोरी को कवर नहीं कर पाए, उन्होंने स्टोरी को दूसरे तरीके से दबा दिया। उसमें नाम था ये सारे उसमें नाम? उन्होंने ये नहीं बताया कि आर्मी ने ये बोला कि हमारा जो प्रैक्टिस है वो बहुत लिमिटेड हो गया है जी। उन्होंने कुछ और छाप दिया कि अब आपको परमिशन लेना पड़ेगा अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी से, मैप के लिए, ये इसके लिए, उसके लिए। अच्छा, एंगल ही बदल दिया, एंगल बदल दिया उन्होंने ये नहीं बताया कि आर्मी क्या बोल रही है, आर्मी को क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब इतना ही नहीं बताया तो ये भी नहीं बताया होगा कि इसमें अडानी के सहयोगी लोग और बाबा रामदेव और रविशंकर नहीं। इसके पीछे मेन जो वजह है वो मेरे हिसाब से अभी के समय में, हालांकि थोड़ा डाउन हुआ है, पतंजलि सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है, टीवी मीडिया के लिए भी, प्रिंट के लिए भी। आप कोई भी अखबार उठा लो, हर रोज पतंजलि का विज्ञापन आता है। जो अडानी उनका अपना चैनल है, उनके विज्ञापन है, और सरकार से उनके करीबी होने का बार बार आरोप लगते हैं। और न्यूज़ लॉन्ड्री ने क्यों किया? क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी कॉरपोरेट या सरकार से विज्ञापन नहीं लेता है। हम कर पाए, जैसा कि शिव ने बताया कि स्टोरी सामने थी, एक डॉक्यूमेंट पढ़ना था, उसको लिखना था और बताना था पूरे देश को कि यहाँ पर आर्मी प्रॉब्लम फेस कर रही है, रूल को बाईपास किया गया है, जो नाम हमने बार बार आपको बताया, इन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के मकसद से। लेकिन फिर भी किसी ने उस खबर को रिपोर्ट नहीं किया, डिटेल में बताया नहीं। प्राइम टाइम में तो डिस्कस करना बहुत दूर की बात है। हम ऐसा कर पाए क्योंकि हम किसी कॉरपोरेट या सरकार से विज्ञापन नहीं लेते, हम आपके समर्थन से चलते हैं। आप जो सब्सक्राइब करते हैं और हमारे जो सेना प्रोजेक्ट को, अलग अलग सेना प्रोजेक्ट को जो सहयोग देते हैं, उसी की वजह से हम इतना इंडिपेंडेंट और डीप में जाकर स्टोरीज़ आप तक लाते हैं, बिना किसी डर और भय के। बिल्कुल। और इसी के साथ हम अगले पड़ाव पर चलते हैं इस पॉडकास्ट के रिकमेंडेशंस पे। तो काफ़ी बिजी रहा ये पूरा महीना, बसंत जी आपके लिए भी, शिव आप तो रहते ही हैं, काफ़ी डीप डाइव स्टोरीज़ करते हैं। मैं भी काफ़ी बिजी रहा, तो आई होप कि कुछ भी ऐसा कुछ देखा हो आपने इस बीच, कुछ रिकमेंड करना चाह रहे हो अदर देन न्यूज़। तो मेरा 2 रिकमेंडेशन है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे साथी शिव और सुमेधा ने स्टोरी की है अयोध्या को लेकर, आप ज़रूर पढ़ें। अयोध्या पर न्यूज़ लॉन्ड्री लगातार रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जैसा अनमोल ने कहा कि हम आपके हित की और जनहित की रिपोर्ट करते हैं। मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है, जो मैं इन दिनों एक किताब पढ़ रहा हूँ, जाने माने जर्नलिस्ट एस हुसैन जैदी, जो काफ़ी बढ़िया लिखते भी हैं। उनकी एक किताब है रॉ हिटमैन, एजेंट लीमा की असली कहानी। ये उत्तराखंड में जो डॉन हुआ करते थे और एक असली किरदार थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके सुरक्षाकर्मी थे। और तो वो एक मामले में कैसे फंसे, अभी मैं आधे में पहुंचा हूं। और हम सब जानते हैं कि जो जैदी साहब हैं काफ़ी बढ़िया लिखते हैं, उनके लिखे पे फिल्में बन रही है, और इस किताब पे भी लिखा है, इसके फ्रंट पेज पे लिखा गया कि मोशन पिक्चर जल्द ही इस पर फिल्म लाने वाला है। लेकिन पढ़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। मैंने
आधा ही अभी पढ़ा है। शिव, आपका रिकमेंडेशन? मेरा रिकमेंडेशन है द कैरेवान का, जो द कैरेवान मैगजीन है उसका कवर स्टोरी है कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद क्या इंटरेस्टिंग के जो मेंबर्स हैं, जो कि आरएसएस का लीगल विंग है, उसके जो मेंबर्स हैं जो उनके साथ काम कर चुके हैं, वो अभी जुडिशरी में कहाँ तक पहुंच चुके हैं, वो कौन कौन से हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, वहाँ पे जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट में हैं। ये इस बार के अंक में है। इस बार के अक्टूबर का जो अंक है उसमें उन्होंने लिखा है दी आरएसएस लीगल फ्रंट्स इंक्रीजिंग होल्ड ओवर द जुडिशियल सिस्टम। तो ये एक बहुत कम लोग जानते हैं कि आरएसएस का एक लीगल विंग भी है, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद। तो उस पे एक डीप डाइव किया है, तो इसको पढ़ना चाहिए अगर आपके पास टाइम। कि मतलब ये इसके आरएसएस के जो लीगल विंग के लोग हैं, ये जुडिशरी में किस तरह फैले हुए हैं और उस सिस्टम पर कैसे ये लोग मतलब एक अच्छा खासा जुडिशियल सिस्टम पे कितना डोमिनेट कर रहे हैं उसको। या अनमोल, आपका रिकमेंडेशन क्या है? मेरा रिकमेंडेशन, मैं तो अपनी स्टोरीज में बिजी रहा और लेकिन हाँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग, मैं आजकल एक गाना सुन रहा हूँ, तो आप लोग गाना सुन सकते हैं। गा के बताएंगे या ऐसे बताएंगे? नहीं, गा तो मैं नहीं सकता, अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिस दिन आएगा उस दिन जरूर सुनाऊंगा। मैं स्वानंद किरकिरे का एक गाना है, मेरी जान जान जान। हाँ, कुछ ही दिन पहले। हाँ, मतलब तो वो, हाँ, उसकी बातों में खनक है ऐसे करके। स्वानंद किरकिरे आप सुन सकते हैं। स्वानंद किरकिरे लिखते बहुत सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसे लगा और हमारी बातचीत कैसी लगी, ये आप हमें ज़रूर बताएं। आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं anmol@newslaundry.com। बसंत से रिलेटेड कोई सवाल, सुझाव या इनकी प्रशंसा करनी हो तो इनको आप मेल कर सकते हैं basant@newslaundry.com। और शिव हैं हमारे भाई, शिव की स्टोरी आप ज़रूर फॉलो करें। मणिपुर से भी इन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी की थी और उसका जिक्र इस बार हम लोगों ने ज़्यादा नहीं किया, फिर कभी करेंगे। इन्वायरमेंट पे और काफ़ी चीज़ों पे बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। शिव की इस रिपोर्ट को लेकर और इसके बारे में अगर आपके पास और भी जानकारी जाननी हो या किसी भी तरह का सलाह, फीडबैक, सुझाव, टिप्स हो या फिर तारीफ करनी हो, तो आप शिव को रीच आउट कर सकते हैं। कोई लीड हो तो मेरा ईमेल एड्रेस है shivnarayan@newslaundry.com। इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.